हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। तो आज सभी विद्यार्थियों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः मैंने पूर्व क्लास में बताया था आप सभी विद्यार्थियों को जो सांख्यिकी श्रेणियां होती है हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। उद्देश्यों के अनुसार एक होती और दूसरी में संरचना के आधार पर। तो उद्देश्य के अनुसार जो सांख्यिकी श्रेणियां थी उनके तीन भागों में विभाजित किया गया था। उन्हीं भागों के बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। सभी विद्यार्थी तैयार रहना। हेडिंग डालिए सभी विद्यार्थी। अध्याय में 7वां टॉपिक का नाम हमारा सांख्यिकीय श्रेणियां। 7वां अध्याय चल रहा है बच्चों। टॉपिक का नाम हमारा सांख्यिकी श्रेणी। सांख्यिकी श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणियां होती है उन श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ जानकारी और अन्य चीज तथ्य के बारे में प्राप्त करना हो, जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है, पुनः हमारे बिंदु पर आता है। आज का बिंदु हमारा सांख्यिकीय श्रेणियां। श्रेणियों के अंदर मैंने आपको पूर्व बताया दो भाग बताए गए थे। पहला भाग था इसके अंतर्गत संरचना के आधार पर। पहला भाग का नाम क्या था बच्चों? उद्देश्यों के आधार पर। प्रथम भाग था हमारा उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर उद्देश्यों के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों को दो भागों में बांटा गया था। सॉरी तीन भागों में बांटा गया। जिसमें प्रथम भाग जो था वो था समयानुसार श्रेणी। प्रथम था हमारा समयानुसार श्रेणी। इस श्रेणी के बारे में पूर्व वाली क्लास में मैंने अध्ययन कर भी लिया था। आज जो दूसरा श्रेणी बताएगी जिसका नाम था स्थानानुसार श्रेणी। श्रेणी डाली से विद्यार्थी स्थानानुसार श्रेणी। स्थानानुसार जो श्रेणी होती है वो किस प्रकार से बटी हुई होती है, कितने भागों में विभाजित है, उसका मीन्स क्या होता है, इसमें जो समांक दिए होते हैं किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, उसी बिंदु के बारे में अध्ययन किया जाएगा स्थानानुसार श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। सर पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि स्थानानुसार श्रेणी के अंतर्गत जो समांक आते हैं किस प्रकार से प्रस्तुत होते हैं, उन्हें किन स्थानों के अनुसार कैसे कैसे व्यक्त किया जाता है। वैसे सामान्य डेफिनेशन के अनुसार हो भी सकता है कि जो समांक स्थान के अनुसार एक निश्चित स्थान के अनुसार व्यक्त किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, वे स्थानानुसार श्रेणियां कहलाती हैं हमारी। तो इसलिए डेफिनेशन के साथ साथ इस श्रेणी में संग्रहित समंकों को स्थान के अनुसार, स्थानों के अनुसार, स्थान या भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। है ना। जो समंक होते हैं समंकों को स्थान के आधार पर या भौगोलिक आधार पर व्यक्त किया जाता है, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। एक श्रेणी में जो श्रेणी बनी हुई होती है, एक श्रेणी में समय को स्थिर या स्थान और स्थिर तथा स्थान को परिवर्तनशील या बदलता हुआ, स्थान को परिवर्तित रखा जाता है। यानी स्थायी किसी कहने का तात्पर्य समय की इकाई को तो
स्थिर कर दिया गया है यहाँ पर, और स्थान की इकाइयों को परिवर्तित करता है। जैसे आज जैसे स्थान कैसे हैं, आज यहाँ जयपुर में, कल कोटा में, परसों बूंदी में, परसों भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक इत्यादि स्थान। यानी स्थान क्या हो गया, उसके परिवर्तनशील हो गए। और समय समय से हम ऐसे कह सकते हैं, उस समय जैसे हम किसी व्यापार के अध्ययन करना चाहते हैं या किसी क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन का जनसंख्या का अध्ययन करना चाहते हैं, तो जनसंख्या वो आंकड़ा हो गया उस समय निश्चित समय के अंदर है। समय जैसे जैसे कि हमारी जो समय की इकाई होती है वह व्यापारिक पद्धति के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट की जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी जो हमारा भाई खाता रिकॉर्ड व्यापारिक पद्धति का रिकॉर्ड तो तैयार किया जाता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य के अंतर्गत ज्ञात किया। तो स्थिर यहाँ समय क्या होगा, हमारा स्थिर हो गया कि इस अवधि के मध्य में हमें आंकड़ों का मापन करना है। और यहाँ पे स्थान क्या होगा, परिवर्तन कैसे, जैसे जयपुर में कितना व्यापार हुआ, कोटा में कितना हुआ, भरतपुर में कितना हुआ इत्यादि। ये स्थान परिवर्तनशील हो गया, यहाँ समय की इकाई निश्चित कर दी गई। तो इस प्रकार के जो आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं वे सभी आंकड़े कौन से होते हैं बच्चों, स्थानानुसार श्रेणी के आंकड़े होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए किस प्रकार से आंकड़े इसके अंदर व्यक्त किए जाते हैं। उदाहरण लिखिए मेरे साथ साथ एक, जैसे हमारे पास दिए हुए हैं राज्य, स्टेट कहने का तात्पर्य स्टेट दिए हुए हमारे पास, यहाँ कुछ राज्यों के नाम लिख दिए गए थे। और यहाँ पर व्यापार दिया है रुपए के अंदर, करोड़ों में, ठीक है। ये व्यापार है दिया, किस स्थान पर कितना कितना व्यापार हुआ, ये इकाई बता दी गई। यहाँ पर यहाँ मैं राज्यों के नाम लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक। जैसे कि हमने मान लिया वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, जैसे कि वेस्ट बंगाल, दक्षिणी बंगाल कहते हैं उसको। वेस्ट बंगाल में कितना व्यापार हुआ, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कितना व्यापार हुआ, उसी प्रकार तमिलनाडु, उसी प्रकार तमिलनाडु का व्यापार दिखा दिया जाएगा। यहाँ पांडुचेरी में कितना व्यापार है उस वित्तीय वर्ष समय निश्चित समयावधि के अंतर्गत। उसी प्रकार यहाँ केरल का व्यापार दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे कर्नाटक का, यहाँ पे हमने कह दिया महाराष्ट्र का। ये व्यापार की इकाइयां दिखा दी गई जाएगी यहाँ पर कि किस क्षेत्र में या किस राज्य के अंतर्गत कितने कितने व्यापार हुआ, कितने करोड़ रुपए व्यापार हुआ। व्यापार की जो गणना की जा रही है यहाँ रुपए के अंदर की जा रही है, तो रुपयों में। जैसे हमने यहाँ बता दिया इसकी इकाई हो रही है 24,761 करोड़ रुपए पूरे वर्ष भर का है। यहाँ आंध्र प्रदेश 1,65,236 व्यापार की इकाई बता दी। तमिलनाडु की बता दी हमने, कुछ भी मान लो 23,256। उसी बार पंडुचेरी की बता दी मान लो 40,8। केरल का बता दिया 1,23,200। कर्नाटक का बता दिया हमने 1 लाख। महाराष्ट्र में बता दिया हमने 56,000 का, 56,800। तो ये हो गया करोड़ रुपए के अंदर व्यापार दिखा दिया। तो यहाँ पर ये इकाइयां जो व्यापार पद्धति दिखा दी निश्चित समय अवधि के अंतर्गत यहाँ एक स्थान परिवर्तित कर दिया हमारा, ठीक है। यहाँ व्यापार की जो व्यापार दिखाया गया है रुपए के अंदर एक निश्चित इकाई के निश्चित समय के अंतर्गत दिखाया गया है, क्योंकि व्यापार कभी किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम, इसलिए एक निश्चित अवधि निर्धारित कर दी गई। तो समय को परिवर्तनशील कर दिया गया और उसकी इकाइयों को निश्चित कर दिया गया, ठीक है बच्चों। लिख लिया सब? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे तीसरे विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, परिस्थिति अनुसार श्रेणी। तो परिस्थिति अनुसार श्रेणी के अंदर क्या दिखाया जाता है, तो इसमें लिख लिए इस श्रेणी में
श्रेणी में एकत्रित किए गए समांक, इस श्रेणी में एकत्रित समांक या तथ्यों को जो तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा, तथ्यों को उनकी जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्त किया जाता है। वो परिस्थिति क्या होगी वो अब दिखा दी जाएगी। तथ्यों को उनकी परिस्थिति के अनुसार व्यक्त करते हैं। जो उनकी परिस्थिति की परिस्थितियों के अनुसार उन समांकों को व्यक्त किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। अब परिस्थिति जो होती है किसी प्रकार की होती है, जैसे भी क्या बताया, जैसे लिख लीजिए, जैसे सामग्री को अंकों के आधार पर प्रस्तुत करना, ऊंचाई के आधार पर या एक वेट वजन के आधार पर, किसी की उम्र के आधार पर, उम्र होगी किसी व्यक्ति की, आदि के अनुसार अनुविन्यासित किया जाता है। अनुविन्यासित किया जाता है। अनुविन्यास करना मैंने पूर्व में बताया था। समांकों को श्रेणियों को व्यवस्थित क्रम में जब जमाया जाता है उसे अनुविन्यासित करना कहा जाता है। जब आगे वाले बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे उस बिंदु के अंदर बताया भी गया है कि किस प्रकार समूहों को व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके अंदर भी इसकी डेफिनेशन में बताया क्या होता है, ये होगी परिस्थिति के अनुसार। इस श्रेणी में एकत्रित समूह एकत्र किया जाता है, तथ्यों को एकत्र किया जाता है, उनको परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति के अनुसार उन्हें व्यक्त करते हैं या प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि सामग्री को अंकों के रूप में व्यक्त करना, ऊंचाई के रूप में व्यक्त करना, वजन के रूप में व्यक्त करना, किसी भी छात्रों को या उनकी उम्र के आधार पर आदि के अनुसार उन समूहों को या तथ्यों को जो जमाया जाता है तो वही हमारा परिस्थिति अनुसार श्रेणियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे बताया गया है, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे उसके बारे में और ऊपर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ले लिया इसके तो सब विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। इसी परिस्थिति के अनुसार श्रेणी में क्या समूहों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है उसी के बारे में बताया जाएगा। अनुविन्यासित किया जाता है। परिस्थिति अनुसार श्रेणी में परिस्थिति अनुसार जो श्रेणी होते हैं, जैसे परिस्थिति श्रेणी में समूहों को या जो हमारे तथ्य होते हैं उन तथ्यों के बारे में बताया गया है। समूहों को या तथ्यों को व्यक्तिगत श्रेणी, समूहों को व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा सतत या अखंडित जो श्रेणी होती है, सतत या अखंडित श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या होती है, इन तीनों श्रेणी के बारे में आगे बिंदु के बारे में संरचना के आधार पर सांख्यिक श्रेणी को बांटा गया, उसमें तीनों बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। में
व्यक्त किया जा सकता है। यानी परिस्थिति के अनुसार जो श्रेणियां होती है, समंक होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन्हें तीनों प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित जैसे श्रेणी, कंटिन्यूस कहने का तात्पर्य इन तीनों प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत समंकों को परिस्थिति के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। एक उदाहरण बताया गया, जैसे क्या बताया गया उसको भी लिख लो, समझ लो। जैसे तुम किस प्रकार से समझाया गया है। जैसे किसी स्कूल के जो छात्र होते हैं, किसी स्कूल के छात्रों का वर्गीकरण, जो उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो किसी स्कूल के छात्रों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। किसी स्कूल के छात्रों का वर्गीकरण भारों के अनुपात में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वो किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, जो यहाँ बताया गया। किसी स्कूल में कुछ छात्र दिए गए हैं, छात्रों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर, वेट के आधार पर। अभी हमने पूर्व वाले यहाँ पे मैंने लिखाया था कि डेफिनेशन के साथ प्रश्न ने समंकों को, तथ्यों को वजन के आधार पर, उम्र के आधार पर, वेट के आधार पर या मूल्यों के आधार पर समंकों को व्यक्त किया जा सकता है। ये जो मूल्य समंक होते हैं, इनको तीनों प्रकार की श्रेणी, व्यक्ति इंडिविजुअल, खंडित, अखंडित, कंटिन्यूस श्रेणी का किसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण आता है, जैसे हमने मानक जो यहाँ पर वेट दिया हुआ है, भार किलोग्राम में भार दिया गया है, और यहाँ पर हमारे दिए छात्रों की संख्या, वो यानी उस कितने वेट के छात्रों की संख्या, छात्र संख्या क्या दी गई है, उसी के बारे में बताया गया है। क्या है वो जगह, जैसे यहाँ वेट निर्धारित कर दिया गया, जैसे मैंने कह दिया वेट 30 किलो से 40 किलो तक, यहाँ पर बना दिया मैंने कि 30 किलो के वेट से लेकर 40 किलो के वेट तक किस प्रकार छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 किलो के वजन, 60 से 70, 70 से 80, ये वेट निर्धारित कर दिए गए मैंने कि छात्रों का वेट किस प्रकार निर्धारित किया गया है। जैसे मैंने अगर 30 से 40 जो छात्र है, 30 किलो से 40 किलो तक वजन वाले जो छात्र कितने, वो छात्र संख्या कितनी है, यहाँ में वो 5 छात्र हैं। 40 से 50 किलो वजन वाले कितने छात्र हैं, हमारे 14 छात्र हैं। 50 से 60 कितने छात्र हैं, जब 23 छात्र कर दिया। 60 से 70 में कितने छात्र हैं, इसमें 15 छात्र हैं। और 70 से 80 में 3 छात्र हैं। तो ये हमने निर्धारित कर दिया, वेट दे दिया गया और वेट में छात्रों की संख्या बता दी गई है। इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया जाता है, यह वर्गीकरण कौन सा कहलाता है बच्चों, यह वर्गीकरण हमारा परिस्थिति के अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। ये हमारे दोनों उद्देश्यों के आधार पर जो 3 भाग बताए गए थे, समयानुसार, स्थानानुसार और तीसरा था हमारा परिस्थिति के अनुसार। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हो चुका है। इन तीनों बिंदुओं के बारे में किसी विद्यार्थी को जानना है तो कमेंट की सहायता से हमसे पूछ सकता है या जानकारी प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम संरचना के आधार पर जो श्रेणियां बताई गई है, इंडिविजुअल, खंडित और अखंडित, तीनों श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पॉइंट वाइज क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार से श्रेणियां व्यक्त की जाती है, श्रेणियां होती क्या है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है स्क्रीनशॉट, देख लेना एक बार, ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत अच्छी बात, मिलता है आगे आने वाली क्लास। बेस्ट ऑफ लक।